यानी तीसरा जो फैसेट है कुंडली का वो 3 हाउसेस को इन्वॉल्व करता है। These houses are the third house, the seventh house and the 11th house. वैसे मेरा मन हमेशा ये रहता है कि इस इन तीनों हाउसेस की जो लेक्चर है ना, इसको बहुत ही स्पॉन्टेनियस और ऐसा रखा जाए कि इसमें स्लाइड्स को ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, या फिर कोई भी ऐसा एक प्रिपेयर्ड सेट ऑफ प्लान नहीं होना चाहिए इन इन हाउसेस को जब हम डील करते हैं। तो द रीज़न बीइंग, जो हमारा काम त्रिकोण है ना, इसकी एक स्पेशलिटी है। ये काम त्रिकोण इज़ द बिगिनिंग ऑफ योर फ्री विल। ये आपके स्किल्स के भाव को इंक्लूड करता है, ये आपके सर्टेन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स को इंक्लूड करता है, और ये आपके द्वारा की गई कोई इनोवेशन, आपके द्वारा किया गया कुछ आउट ऑफ द बॉक्स वर्क, कुछ ऐसा जो हट के हो, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। That is why I have experienced this personally as well when I teach about this particular trikona and when I share information about this trikona. When things are very spontaneous, I believe वो ज़्यादा better हो जाती है। This is the kind of energy which काम त्रिकोण holds. यहाँ पे काम त्रिकोण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मेजरली ये शुरुआत जो हो रही है इस त्रिकोण की, जो इंट्रोडक्शन की, वो होती ही इन्हीं सब चीजों से है, विच इंक्लूड्स लाइक स्किल डेवलपमेंट, कुछ हाथों से काम करना, कुछ ऐसा जो कि नया हो, सम काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। इन सब के बारे में काम त्रिकोण जो है वो हमको बताता है। When it comes to the word kama itself, it is not merely something which is of sexual nature. यहाँ पे काम का मतलब है the desires which we have, any sort of desires. वो डिजायर कुछ भी हो सकती है। ये हो सकता है कि you want to earn some amount of money, you want to earn some fame, status and all that. कुछ भी चीज की अगर आपको इच्छा होती है, so that is what the काम त्रिकोण is all about. वो इच्छा की उत्पत्ति यहीं से होती है। दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ मोटिवेशन इन कलयुग। द मेजर मोटिवेशन ऑफ अस ह्यूमंस, वो यही सब कुछ है। जो डिजायर्स हैं वो ही हमको कहीं ना कहीं पे प्रोपोगेट कर रही है हमारी लाइफ्स को। जो डिजायर्स हैं उन्हीं की वजह से हम बहुत हद तक मोटिवेट होते हैं, और उन्हीं डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए ही वी आर कॉन्स्टेंटली इन द लूप ऑफ दिस काल चक्र। अगर ये डिजायर्स ना होती तो हम डायरेक्टली मोक्ष की तरफ जाते, क्योंकि धर्म त्रिकोण में हमने अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर किया। अर्थ त्रिकोण के अंदर हमने वो रिसोर्सेस गैदर किए जिन रिसोर्सेस की वजह से, जिन रिसोर्सेस की हेल्प से हमारी आइडेंटिटी और फ्लरिश होती है, हमें स्टेबिलिटी मिलती है। अगर काम त्रिकोण की बात करें तो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ ब्रिज बिटवीन योर स्टेबिलिटी, योर आइडेंटिटी and your moksha, the final set of things which we wish to achieve, or the liberation in the spiritual sense. बिना काम पे फोकस किए या फिर बिना काम यूज किए, we certainly cannot move from the अर्थ त्रिकोण to directly the moksha trikona. This is basic human nature to have desires in life. And because we have desires in life, that is why we are humans. धर्म और अर्थ के बेस पे आप काफी हद तक लाइफ को जी सकते हो, लेकिन जैसे हमने चंद्र की बात की थी, when we discuss between सूर्य and चंद्र, their natures, वही कुछ ऐसा है कि धर्म अर्थ के बाद में जो काम त्रिकोण आता है, ये ना चीजों में एसेंस को जोड़ता है। It adds up kind of like a value to the already existing pillars, which is the dharma and artha. If you have a lot of money and you are not able to spend it, and you're not happy spending it or utilizing it, then what is the use of money? Eventually
we humans will get bored out of it and it will be of no use. तो ये काम त्रिकोण ना हमारी कुंडली के अंदर सारी डिजायर्स को लेके बैठा हुआ है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो इनिशिएशन है, उसको लेके बैठा हुआ है। और यही काम त्रिकोण है जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं, आप और मैं, टू वर्क more in life, to get better things in life. And we ultimately can enjoy things in life. ये हर चीज में ना एक एसेंस, एक रस को भर देता है. This is the beauty of this काम त्रिकोण. ये जो काम त्रिकोण है, ये धर्म त्रिकोण का एकदम ऑपोजिट है. When we talk about the dharma trikona, it includes the first house, fifth house and the ninth house. फर्स्ट हाउस के ऑपोजिट कौन सा हाउस है? सेवेंथ हाउस है. फिफ्थ हाउस के ऑपोजिट कौन सा हाउस है? 11th हाउस है. और नाइन्थ हाउस के ऑपोजिट कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस है. तो ये ऑपोजिट त्रिकोण है, यानी कि इन दोनों के बीच में हमेशा एक पुश और पुल चलता रहता है. जब ये पुश और पुल चलता रहता है तो फिर हमें समझ में आता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसको कंप्लीट करने के लिए एट टाइम्स वी नीड दिस काम त्रिकोण एज वेल. और इस काम त्रिकोण की जो इच्छाएं हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए वी नीड टू हैव सर्टेन सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी, सर्टेन सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द धर्म त्रिकोण इटसेल्फ. यही बैलेंस है जो हमको बनाना सिखाता है ज्योतिष. यही बैलेंस है जिस बैलेंस को बनाने के लिए ही हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं. जब भी कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ एस्पेक्ट इन लाइफ एक ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा लाइफ के अंदर, या फिर आप उसमें ज्यादा ध्यान देने लग जाओगे, तो जो उसका ऑपोजिट त्रिकोण है वो हमेशा कहीं ना कहीं पे हैम्पर होगा. उसके जो सिग्निफिकेशन है वो हैम्पर होंगे. और वही बैलेंस को बनाना इज व्हाट वी आर लर्निंग है. काम त्रिकोण से शुरुआत होती है हमारे आउटर वर्ल्ड से जुड़ने की. जो सही मायनों में हमारा सेफ स्पेस होता है ना, उससे बाहर, गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दिस इज व्हाट द काम त्रिकोण मेजरली ट्राइज टू गिव यू. क्योंकि इस त्रिकोण की जो शुरुआत होती है वो होती है तीसरे भाव से. तीसरा भाव अपने आप में ही न्यू बिगिनिंग्स का भाव है. तीसरा भाव अपने आप में ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का भाव है जहां पे आपको थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. To develop a skill, you will have to work on it, right? You have to interact with people. That is why third house is the house of interaction with other people as well. We will discuss about these houses of Kama Trikona, but in a gist, ये जो पूरा त्रिकोण है ना, ये आउटर वर्ल्ड वाला त्रिकोण है, कि जहां पर हम धर्म त्रिकोण में खुद की बात कर रहे थे. We were talking about I or us. Now we will be talking about them or theirs. क्योंकि यहाँ पे सामने वाले की बात ज्यादा होती है. So any sort of communication, any sort of changes in life, any sort of mental inclination towards developing any sort of skills and all that, ये सब कुछ काम त्रिकोण की वजह से आता है. And काम त्रिकोण helps in developing all of this. Now we'll move on to the houses of Kama Trikona, which includes the third and the seventh and the 11th house. First, starting from the third house, तीसरा भाव जो है वो अपने आप में ही पराक्रम का भाव बोला जाता है. It is the house which we call as the house of communication, it is the house which we call as the house of networks, starting a new network, starting a new communication. क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी ग्रह अगर यहाँ पे बैठता है तो दिस भाव tries to push that graha to put in more efforts to function properly. कोई भी भाव आ जाए, कोई भी ग्रह आ जाए. तीसरे भाव के अंदर आप देखते हो आपका जो करेज है, कि आप कितने पराक्रमी हो कुछ नया चालू करने के लिए, किसी से बाहर हेल्प लेने के लिए, या फिर उससे कम्युनिकेट करने के लिए. इट रिक्वायर्स यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, सो यू नीड टू हैव अ करेज.
A little bit of courage is required in this भाव. So कुछ भी इनिशिएशन आप अगर करते हो, कुछ भी इनिशिएटिव आप लेते हो, so this all comes from the third house, the house of speech, expression, or any sort of efforts. इस भाव को ना एक जगह पे स्थिर होना पसंद नहीं है. ये भाव है मूवमेंट का भाव. बहुत ज्यादा मूवमेंट या फिर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना, which involves developing hobbies, developing skills. ये सब चीजें भी इसके अंदर आती हैं. That is why this bhav is very having certain amount of motion in it. It requires certain amount of movement. यहाँ पे कंफर्ट को ज्यादा इतना वो नहीं दिया गया है इंपॉर्टेंस. सो कोई भी चीज अगर आप देखेंगे इससे रिलेटेड आपकी लाइफ में मेजरली होती हुई, कुछ भी ऐसा होता हुआ जहां पे आपको करेज चाहिए, जहां पे आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है, कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत है और आप नहीं कर पा रहे हो या फिर आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, दिस विल डायरेक्टली रिलेट टू द थर्ड हाउस ऑफ योर चार्ट. तीसरा भाव जो है, ये भाव आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का भी भाव होता है. जब हम कोई आसपास की सिटीज में ट्रैवल करते हैं, विच आसपास की सिटीज का मतलब या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कल्चर है, जो आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट है, वो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आसपास की सिटीज में जनरली क्या है कि डायलेक्ट सेम रहता है, कल्चर सेम रहता है, तो वो एक तरीके से ऐसा है, आपको कुछ इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि ये मैं कहाँ एकदम अननोन्स में आ गया हूँ कि आ गई हूँ. तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स है, ये होता है थर्ड हाउस का डोमेन. थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ स्किल सेट्स, एज आई टोल्ड यू. इट इज द हाउस ऑफ योर हॉबीज. कुछ भी हॉबीज अगर आप बनाते हो, कुछ हॉबीज है आपकी लाइफ के अंदर, तो वो थर्ड हाउस से आती है. If the third house is weak, it becomes kind of like difficult for you to get a hobby. यहाँ पे जो थर्ड हाउस है, इसके अंदर planets such as moon, Venus, Jupiter, and Mercury. They don't like this kind of house, but generally they perform very good in these houses. इसका रीजन ये आ जाता है कि बोला जाता है कि हाँ, यहाँ पे पराक्रम के भाव में जो है कि प्लैनेट्स सच एज मंगल, शनि, सूर्य, दे हैव टू बी देयर, राहु एंड ऑल दैट, ताकि आप में पराक्रम ज्यादा आए, आप संघर्ष ज्यादा करो. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, डू वी रिक्वायर दिस अमाउंट ऑफ संघर्ष इन लाइफ? एक ही तो लाइफ है, क्या सही में इतना संघर्ष करने की आवश्यकता होती है? संघर्ष उनको करना पड़ेगा जिनके भाग्य में वो चीज नहीं लिखी हो, या फिर भाग्य में उस लेवल का सक्सेस या फिर उस लेवल की डिजायर्स का फुलफिलमेंट ना लिखा हो जैसा वो चाहते हैं. किसी के अगर शुभ ग्रह तीसरे भाव में आ जाते हैं तो उसको वो चीजें आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि ये जो शुभ ग्रह है, इफ दे आर परफॉर्मिंग बेटर, देन दे डायरेक्टली एस्पेक्ट द सेवेंथ हाउस फ्रॉम इट, व्हिच इज द नाइन्थ हाउस, द हाउस ऑफ योर भाग्य. सो व्हाट वुड यू रादर हैव, अ गुड भाग्य और गुड पराक्रम? In my opinion, I personally believe you need to have good bhagya, because parakram is kind of like a struggleful thing, right? थोड़ी मेहनत करनी पड़े, वही चीज किसी को आसानी से मिल जाती है. The difference. So थर्ड हाउस के अंदर बैठे हुए पाप ग्रह are comparatively not that good as compared to the planets sitting in the third house, which are benefic in nature. This is a common misconception के जो मेलेफिक्स हैं वो आपको पराक्रम देंगे, आपके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे. क्यों चाहिए? Why do we need it? So this is the basic of your third house. यहाँ पे आप कोई भी अगर हैंड ऑन स्किल डेवलप करते हो, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो, तो वो चीज भी थर्ड हाउस आती है. ठीक है. इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे थर्ड हाउस के जो फिजिकल बायोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस है. योर आर्म्स पार्ट स्पेसिफिकली, जो बिलो द थ्रोट एरिया है, ये सारा क्या है कि थर्ड हाउस के अंदर आता है. थर्ड हाउस इज द मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी एंड ऑल दैट स्टफ.
कम्युनिकेशन के लिए आपको नर्वस सिस्टम की जरूरत पड़ती है, बिकॉज दैट इज हाउ वी ट्रिगर आवर नर्वस सिस्टम, राइट? व्हेन वी टॉक, व्हेन वी ट्राई टू रिलेट और कम्युनिकेट, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की ट्रिगरिंग की जरूरत पड़ती है. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर हाउस आल्सो गवर्न्स द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडीज. ठीक है? बिकॉज दिस भाव इज ऑफ काइंड ऑफ लाइक ऑफ स्ट्रगल्स एंड ऑल दैट, कि आपका जो डेली स्ट्रगल आप करते हो, इसका भी भाव है, पराक्रम का भाव है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर योर स्टैमिना. किसी काम को आप बहुत लंबे समय तक अगर कर सकते हो, तो थर्ड हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है, right? As I told you, this bhav is a very is a house which is responsible for movement, constant movement, change of places. तो यहाँ पे आपका जो लाइफ के अंदर ओवरऑल मूवमेंट रहेगा, कि आप कितने एक्टिव रहोगे, कितना मूव करोगे इधर से उधर, आपकी लाइफ में कितने बदलाव रहेंगे, आपके इमोशंस में कितने बदलाव रहेंगे, ये सब कुछ तीसरे भाव से देखी जाती है. ठीक है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच दिस थर्ड हाउस रूल्स. बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पे नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं है. देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे वेगस नर्व के इश्यूज होते हैं, व्हेन योर ब्रेन इज नॉट कनेक्टेड प्रॉपर्ली टू द गट, सो द मेटाबॉलिक एक्टिविटी काइंड ऑफ हैम्पर्स एंड ऑल दैट. तो उन सब चीजों के अंदर थर्ड हाउस का लॉर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है ना, ओवरऑल हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन स्पेसिफिकली, वो कोऑर्डिनेशन और बॉडी का जो एक अलाइनमेंट है, वो जो है ये तीसरे भाव से देखने को मिलता है. ओके? सो अपार्ट फ्रॉम दैट, द पर्सनल लेवल पे सिग्निफिकेशंस इसके होते हैं, कोई भी इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटीज एंड ऑल दैट. मेजरली आप ये देखोगे, कोई भी एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन हो जो कि बहुत लंबे समय से या फिर बहुत इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटीज के साथ में बिजनेस को चला रहे हैं, द स्टार्टअप्स एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब कुछ तीसरे भाव से आता है. द थर्ड हाउस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. इफ द थर्ड हाउस इज स्ट्रांग, you will be able to make sure that your entrepreneurial जो entrepreneurship जर्नी है आपकी, वो सही ढंग से चलेगी. ठीक है? You will have the willpower and the courage to start your own company and work towards it. या कोई भी इनिशिएटिव आप ले सकते हो. ठीक है? क्योंकि तीसरा भाव जो है, इसमें जेमिनाई राशि आती है. जेमिनाई इज द राशि विच इज वेरी क्यूरियस, बहुत क्यूरियस राशि है, क्योंकि बुद्ध की राशि है ना. तो यहाँ पे क्या है कि आपका क्यूरियस माइंडसेट जो है वो बहुत डेवलप होता है, और क्योंकि क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है, तो एक्सपेरिमेंटेशन की एबिलिटीज ये डेवलप हो जाती है. कुछ बच्चे आप देखोगे ना, बचपन से ही दे डू सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच माइट बी वेरी डेंजरस एट टाइम्स एज वेल. या फिर कुछ साइंटिस्ट जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत रखते हैं कि हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे फेल हो जाए. तो ये सारी चीजें क्या है कि बुद्ध और मंगल इनकी देन है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड हाउस. बहुत प्रोमिनेंट थर्ड हाउस के लोग आप ऐसे देखने को मिलेंगे जो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज रखते हैं. ठीक है? कोई भी चीजों में आपका जो रिलेशनशिप्स का पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, स्पेसिफिकली यंगर सिबलिंग्स. ठीक है? इन जनरल ये पूरे सिबलिंग्स को दिखाएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक बात करोगे, तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसके बारे में दिखाता है. आपके छोटे भाई बहन की आपके जो घर के छोटे भाई बहन सिबलिंग्स हैं, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, उनसे आपका रिलेशन कैसा रहेगा, उनका मेंटल इंक्लिनेशन कैसा रहेगा, ये सब कुछ आपको थर्ड हाउस दिखाता है. ओके? टॉकिंग अबाउट द कार्मिक लेवल सिग्निफिकेशंस, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एफर्ट की बात आती है, तो ऑटोमेटिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस हाउस इज वेयर द सेल्फ सर्विस और काइंड ऑफ लाइक अ फ्री विल स्टार्ट्स. फ्री विल की शुरुआत इसी भाव से होती है. यहां से इन भावों के द्वारा कोई चीज को बहुत लंबे समय तक अगर आप करते रहोगे, कुछ स्किल को डेवलप करते रहोगे, तो आप ना अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हो. ओके? इन द लेमन टर्म्स एज वी से इट.
क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट हाउस है, नाइन्थ हाउस से ऑपोजिट है, तो ये पुश एंड पुल चलता रहता है। कभी आप मेहनत ज्यादा करोगे, कभी भाग्य के भरोसे निकल जाओगे। ठीक है। ये ऐसा भाव है जहां पे आपने अगर काम कर लिया तो बहुत बार आपको भाग्य की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यू विल हैव द स्किल, यू विल हैव द करेज टू स्टीयर थ्रू योर डेस्टिनी। That is why I always call it the house of free will. This is where the free will starts in your life, in your charts. थर्ड हाउस को कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियस से भी रिलेट किया गया है। योर सबकॉन्शियस माइंड, योर अवचेतन मन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आपका मेडिटेटिव जर्नी जो है वो भी स्टार्ट होती है। हाउ अवेयर यू आर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ये भी स्टार्ट होता है। So third house is also the house of your neighbors, your surroundings as well. इस भाव से रिलेटेड जितने कर्म आप करते जाओगे, उतना ही कंट्रोल कहते हैं कि आपके भाग्य पे आ सकता है, आ जाएगा। क्योंकि फिर आपने अपनी बागडोर जो है वो ईश्वर को नहीं दी, आपने अपनी बागडोर खुद के हाथों में ली। दैट इज व्हाई इट इज द हाउस ऑफ हैंड्स, राइट? सो ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, ऑन द फिलोसॉफिकल लेवल, यहाँ पे कोई भी चीज की ना शुरुआत कैसे होती है, डेली कुछ स्किल को डेवलप करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ तो तप करना पड़ता है। तो ये जो तप का, तपस्या का भाव है, एक डिसिप्लिन एफर्ट का भाव है, वो तीसरा भाव है। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी तपस्या की। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ इनिशिएशंस और बिगिनिंग्स एज वेल। बहुत सारी बिगिनिंग्स होती हैं इस घर में, बिगिनिंग्स हो जाती है, अंत तक लेके जाना वो हमारा काम है। ठीक है। जो आप मंत्र की चैंटिंग करते हो, आप बोलते हो, उच्चारण करके जिन मंत्रों को बोलते हैं, वो सारा तीसरे भाव से आप देखोगे। जितना बेहतर आपका तीसरा भाव होगा, जितना बेहतर आपका पंचम भाव होगा, दोनों मिलके आपको मंत्र उच्चारण की जो शक्ति है, जो एक ग्रामर है, जो व्याकरण है, पूरा सिखा देते हैं। और फिर आप क्या है कि अपनी स्पीच पे बहुत मॉड्यूलेशन ला सकते हो, अपने ओवरऑल मंत्र चैंटिंग के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और यू विल बी वेरी गुड एट ऑल ऑफ दिस स्टफ एज वेल। तो जो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं, जिन लोगों को मल्टीलिंगुअल अप्रोच होती है, वो लोगों का थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस काफी एक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ना डिजायर्स की शुरुआत होती है। ये डिजायर्स की शुरुआत लेके आता है तीसरा भाव। कुछ भी आपका मन करेगा ना, नाउ दैट यू हैव द स्टेबल रिसोर्सेज, यू हैव द मनी, यू हैव द फैमिली एंड एवरीथिंग, नाउ व्हाट वुड यू डू? यू वुड रिक्वायर टू स्पेंड दिस मनी समवेयर। कुछ तो स्किल्स करना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, कुछ नई डिजायर्स की उत्पत्ति होती है। वही डिजायर्स है तीसरे भाव के अंदर। इस भाव को is counted in one of the upachaya bhav as well. Upachaya means one which grows over time, which matures over time. क्योंकि आप कुछ स्किल्स तो लेके जन्मते हो, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समय के साथ नहीं मिलती है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है, उसके लिए आपको डिजायर होनी चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट द प्लैनेट्स, कि सप्तम दृष्टि इज द डिजायर वाली दृष्टि। वैसे ही लगन से सप्तम भाव, पंचम से सप्तम भाव, नवम से सप्तम भाव, काम त्रिकोण पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे सारी डिजायर्स होती है। ओके, सो दिस इज मेजरली अबाउट द थर्ड हाउस। मेजर सिग्निफिकेशंस यही है इस भाव के। इन भावों के अंदर कोई ग्रह जब चला जाता है तो वो थोड़े बहुत कर्म तो मांगता ही है। अब वो आसानी से काम हो जाएगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्लैनेट व्हिच इज सिटिंग देयर। इफ इट्स अ मेलेफिक, थोड़ा मुश्किल होगी आपको उस काम को करने में, या फिर आपको और ज्यादा जज्बे की जरूरत होगी, इसीलिए आपको भगवान ने तीसरे भाव में वो ग्रह दिया है, बिकॉज यू नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ करेज इन लाइफ। और जहां पे कोई सौम्य ग्रह बैठ गया, कोई बेनिफिक बैठ गया, तो भगवान नहीं चाहते हैं कि आप इतना ज्यादा मेहनत करो। वहां पे वो आपको प्यार से चीजों को देने की क्षमता रखते हैं।
सो दिस इज द थर्ड हाउस, यहां से डिजायर्स की स्टार्ट हो गई है, शुरुआत हो गई है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेवेंथ हाउस. This house is very important house because this bhava, which we call as the Kalatra bhava, the marriage bhava, the house of union and all that, ये जो भाव है ना, ये भाव आपका ही प्रतिबिंब है. इट इज योर मिरर रिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं है सप्तम भाव. इट इज योर रिफ्लेक्शन. जो चीज आप ना देख नहीं पाते हो कभी कभार, क्योंकि हम उस माया में, उस भ्रम में, हमारी बुद्धि के अंदर कुछ भ्रम हो जाते हैं, वो सारी चीजों को ना सप्तम भाव बहुत अच्छे से दिखाता है. उन सारी चीजों को सप्तम भाव आपके सामने ऐसे उभार के लाएगा, तब आपको एक रियलाइजेशन होगा कि यू वर नेवर अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टफ बट दिस वाज देयर इन योर लाइफ. वो जो अवेयरनेस, जो रिफ्लेक्शन का भाव है, वही है सप्तम भाव. वही हमारे रिलेशनशिप्स करते हैं हमारे साथ में, वही हमारी पार्टनरशिप्स करती है हमारे साथ में, वही हमारा जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो करता है हमारे साथ में, और वही जो है वो सारा कुछ जितना हमने सोच रखा है, ये जो मिरर को ब्रेक करता है, एक तरीके से रियलिटी, हार्श ट्रुथ लाता है, वो शनि लाता है. एंड शनि गेट्स exalted in this particular house naturally in the Kala Purusha. So this bhav is the reality check. The people who can master this particular house along with the lagna, these people kind of like have a control over their lives, over their image, over themselves, and they are more aligned with the universe. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रियलिटी चेक्स मिलते हैं ऐसे ऐसे आपके रिफ्लेक्शन के द्वारा, कि फिर आपको ना थोड़ा सा डगमगा जाती है आपकी धरती, पैरों तले जमीन खिसक जाना. ये सप्तम भाव काम करता है. हम इस भाव को बोलते हैं शादी का भाव है, हम इसको बोलते हैं पार्टनरशिप्स का भाव है. ऑल इज गुड एंड फाइन, लेकिन एक चीज को तो हम भूल ही जाते हैं, ये भाव है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का. अनदर हाउस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर लाइफ इज सप्तम भाव. ये भाव को हम ऐसे भी भूल जाते हैं कि दिस भाव इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिज. This bhav is also about the pending karma in your life, in this particular life. Major pending karma. सप्तम भाव में जितना इन्वॉल्वमेंट, जितने ज्यादा ग्रहों का, उतना ही ज्यादा पेंडिंग कर्म. गलती से आत्मकारक, दरकारक ऐसे ग्रह आ जाएं, the planet which holds the highest degree and the planets which hold the lowest degree among all others in your chart, तो ये मेजर कार्मिक पेंडेंसीज लेके आते हैं आपके पार्टनर्स, आपके जो डीलर्स, या फिर आपका जो भी डेली जिन लोगों से आप बात करते हो उनके प्रति. सो यू विल बी इंटरेक्टिंग विद मोर एंड मोर पीपल इन योर लाइफ. जहां पे आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, सप्तम भाव का इन्वॉल्वमेंट वहां पे खत्म हो जाता है. तो अगर आपका बहुत लंबा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, तो दैट मीन्स दिस सप्तम हाउस हैज टू बी वेरी मच इन्वॉल्व्ड and very much active in your chart. By active I mean दशा चलेगी, अंतर दशाएं चलेंगी, ग्रह बैठे होंगे बहुत सारे, सप्तम का लॉर्ड बहुत पावरफुल होगा एंड ऑल दैट. ये लेके आता है बहुत सारे पेंडिंग कर्म. आपके पार्टनर्स के प्रति हमेशा कोई ना कोई पेंडिंग कर्म रहेगा ही सही, बिकॉज यू विल बी starting a new life with your partner. You'll be living 24/7 with your partner at times, right? और जो सबसे ज्यादा समय हम किसी के साथ अगर गुजारेंगे तो वो हमारे पार्टनर्स हैं, राइट? सो पार्टनर्स का मीन है कि यस ऑफ कोर्स द मैरिटल स्टफ, राइट? सो ये है सप्तम भाव की मेजर सिग्निफिकेंस. तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. रिफ्लेक्शन, इट रिफ्लेक्ट्स वट एवर यू आर इन अ ट्रू सेंस, आपको रियलिटी चेक देता है. दूसरा चीज है कि ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आता है. we'll talk about it, the responsibility part. And third is your major pending karma in this lifetime is saptam bhav. Okay, जितना कम उतना बढ़िया मोक्ष के उस पे, जितना ज्यादा उतना ही आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं. ओके,
So this is the Saptam Bhav. Let's talk about the physical significations of the Saptam Bhav. Physical level पे it shows you the libido you have. Overall जो एक attraction होता है towards the other gender. ठीक है? The major involvement of increasing your lineage and all that stuff. ये सब कुछ सप्तम भाव से आप देखोगे. ठीक है? सप्तम भाव के अंदर अगर बॉडी पार्ट की बात आती है तो वो आता है हमारा जो जेनिटल एरिया हो गया और साथ में किडनी अंदर लोअर एब्डोमिनल पार्ट. ओके, यहाँ पे जितना कुछ भी एग्जिट होती है ना बॉडी के अंदर, बहुत ऊर्जा जो है, वो सब कुछ आप इसी भाव से देखोगे, इसे और अब अष्टम भाव से. ओके, द सप्तम एंड अष्टम भाव आर द एग्जिट पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी. यहां से आपको मेजर इन्वॉल्वमेंट सप्तम भाव का ही मिलेगा कलयुग के अंदर, क्योंकि आज के समय पे मोर एंड मोर पीपल आर इन्वॉल्व इधर फिजिकली विद ईच अदर, या फिर हम कोई डिजायर रखते हैं. बिकॉज जो कलयुग है वो माया का युग हो गया, और यहाँ पे माया की प्रधानता जब आ जाती है तो फिर नॉर्मली ही काम त्रिकोण, द हाउस ऑफ डिजायर्स, द हाउसेस ऑफ डिजायर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सप्तम भाव इज वन ऑफ द हाउसेस वेयर द सूर्य फॉल्स. सूर्य नीच का हो जाते हैं. सनसेट का समय जो होता है वो सप्तम भाव होता है. सो this bhav represents your overall hormonal balance or imbalance as well. Okay, overall productivity, the reproductivity part, overall fertility part, this is what the saptam bhav shows. On a physical level ये सब चीजें दिखाता है. On a psychological level कुछ कार्मिक लूप्स होते हैं जिनके अंदर हम बंधते ही जाते हैं. वो बंधन जो है वो इन्वॉल्व करते हैं आपकी शादी, जिनसे होगी, जो आपके पार्टनर्स होंगे या पार्टनर होगा कोई, वो कोई भी आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, कुछ भी जिन लोगों से आपकी डे टू डे डीलिंग होगी, कोलैबोरेशंस होंगे, कि जिनकी वजह से आपके काम अटक सकते हैं या फिर जिनकी वजह से आपके काम निकल सकते हैं, ये सारे लोग जो है सप्तम भाव में आते हैं. इसीलिए सप्तम भाव को हम बोलते हैं द मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस क्यों है? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन हैपनिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रेड हैपनिंग इन दिस हाउस. Naturally ruled by Shukra, this house also shows the energies of Buddha, Surya, and Shani as well. यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको ना बहुत नाप तोल के करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा कर्म भी इन्वॉल्व है, तो शनि हैज टू बी इन्वॉल्व. तो ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप बहुत चलती है. यहाँ पे आपको एक केयर वाला भाव दिखाना पड़ता है, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आप एक कर्म लेके आ गए हो ना, ऐसा इस तरीके का दृढ़ कर्म जो सप्तम भाव से दिखाता है कार्मिक लेवल पे, तो वहां पे ना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ही पड़ेगी. आप रो के उठाओ, हंस के उठाओ, ये आपके ऊपर है. इसीलिए सप्तम भाव के अंदर शनि जैसा ग्रह गेट्स एक्सॉल्टेड, क्योंकि उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाह, ये तो मेरा डोमेन है, आई जस्ट वांट टू टेक इट. यहाँ पे कांस्टेंट कर्म करना पड़ता है. you cannot shy away from it no matter what. So ये एक बैलेंस का भाव है, इसीलिए लिब्रा राशि नेचुरली यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे आती है. लिब्रा का जो जो साइन है वो भी एक वे बैलेंस का साइन है. तुला, जस्टिस, ये सब कुछ इस भाव से देखे जाते हैं. एक बैलेंस जो बनता है सब कुछ, वो सप्तम भाव से दिखता है. ठीक है, तो जो जस्टिस हो रहा है वो जस्टिस भी यहीं से आता है. सप्तम भाव के अंदर ऐसे ग्रह का बैठ जाना जो कि इंपल्सिव रिएक्शंस ज्यादा देते हैं, जैसे मंगल हो गया, चंद्र हो गया, सूर्य हो गए, ये क्या करते हैं कि कभी कभार आपको इंपल्सिव रिएक्शंस दिलवा देते हैं, या फिर आपके पार्टनर के थ्रू वो इंपल्सिव रिएक्शंस हो जाते हैं. ये ग्रह ज्यादा लंबे समय तक सहनशीलता नहीं रखते हैं.
इसीलिए आज के समय पे आप देखने मिलेगा कि divorces and all that these happens or separations and all that these happen. Right or wrong is a different thing, but it happens. क्योंकि ये ग्रह बोलते हैं कि ठीक है, आज के आज न्याय हो जाएगा। वहीं पे ग्रह जैसे बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, ये क्या बोलते हैं कि आज के आज न्याय नहीं होगा। पहले पूरे सारे कर्म निपटेंगे एक के बाद एक, और फिर उसके बाद हम न्याय देंगे। So whenever you see these kind of combinations, and if Saturn specifically is involved with the seventh house majorly, तो जैसे इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ कि उनकी दृष्टि स्पेसिफिकली सप्तम दृष्टि वो आ गई, तो ना डिवोर्सेस होने में या फिर सेपरेशंस होने में बहुत समय लगता है, एंड इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेंटल स्ट्रगल्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि वो शनि जैसे ग्रह, शनि स्पेसिफिकली तो नहीं ही होने देता है, वो कहता है नहीं, स्लोली विल टेक इट स्लो। सो ये सप्तम भाव के जो साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेशंस थे, आपका मन करता है कभी किसी के साथ में टू गेट इंटीमेट टुवर्ड्स अदर्स, टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, टू मैरी समबडी, टू हैव अ यूनियन, टू प्रोक्रिएट सेल्फ। सो यहाँ पे क्या है कि सप्तम भाव का इन्वॉल्वमेंट आता है, और यही सारे सिग्निफिकेशंस है सप्तम भाव के। ठीक है, सन फॉल्स हेयर इन द डेबिलिटेशन स्टेट, तो ये ना आइडेंटिटी का भाव नहीं है, ये है दूसरों के लिए देने का, सर्विट्यूड का भाव। दूसरा कौन? जिससे आपका कोई ना कोई लेन देन है कार्मिक लेवल पे। ठीक है, वो आपके पार्टनर्स मेजरली शो होते हैं। सो दैट इज व्हाट द सप्तम भाव इज ऑल अबाउट, राइट? ऑन द कार्मिक लेवल, as I told you, these are kind of like soul contracts, your marriage, your partnership, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, आईना दिखाने वाली बात हमेशा याद रखना, वेन एवर यू आर एनालाइजिंग द चार्ट, रिफ्लेक्शन वाली बात याद रखना। कभी किसी को उसका रियलिटी चेक देना हो तो सप्तम भाव से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस उसकी लाइफ में आप उजागर करें, उसको बताएं, दिस इज व्हाट इट इज। सो दिस इज व्हाट द सप्तम भाव इज ऑल अबाउट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। क्योंकि ये एक बहुत जन्म जन्मांतर का बंधन होता है, हमारी शादी, हमारा जो निकाह होता है, शादी होती है, हमारा जो भी यूनियन है किसी भी तरीके का, तो ये बहुत कार्मिक ही होता है। इस पे हमारा इतना ज्यादा फ्री विल नहीं है, क्योंकि हम माया में आते हैं ना, माया के अंदर हम थोड़े से उलझे हुए रहते हैं, इसलिए हमारा फ्री विल सप्तम भाव में इतना नहीं होता। तो ये सारा स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशंस है, द एबिलिटी टू सरेंडर टुवर्ड्स योर पार्टनर्स, टुवर्ड्स द आउटर वर्ल्ड, दिस इज व्हाट सप्तम भाव इज ऑल अबाउट। ओके, इतना शानदार भाव है कि ये भाव आपको हाइट्स पे ले जा सकता है सक्सेस की, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो, ये आपने 1/7 एक्सेस को बैलेंस कर लिया तो। ओके, सो talking about another house, which is the 11th house, very simple, very easy, very chill kind of a house। यहाँ पे ना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस है नहीं, क्योंकि हम जब 11वें भाव की बात करते हैं तो हम अपने गेन्स की, हमारे सोशल नेटवर्क की बात करते हैं। और हमारा सोशल नेटवर्क ना, हमारे दोस्त यार यही तो होते हैं सब लोग, राइट? तो इनमें हम इतना जजमेंटल होते नहीं है। वी विल बी वेरी जजमेंटल व्हेन इट कम्स टू द पार्टनर्स एंड ऑल दैट, सेलेक्टिंग अ पार्टनर, ये वो करना है। बट जब हमारे दोस्त बनाने की बात आती है तो शायद हम इतना जजमेंटल नहीं होते हैं, जो है ठीक है, जैसा भी है हमारे वाला सीन रहता है, राइट? तो ये जो भाव है ना, ये काफी चिल भाव है, और इसीलिए इस भाव को ना दो ग्रह रूल करते हैं नेचुरली इन द काल पुरुष। वन इज सैटर्न, and on a physical plane, on a metaphysical plane, Rahu rules this house, this particular Rashi Aquarius, which falls into the 11th house naturally। जहां पे राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वहां पे ना नियम कायदे तो इतना ज्यादा लगते नहीं है। जहां आपने नियम कायदे से कोशिश कर ली कुछ करने की, राहु बोलेगा नहीं नहीं, कुछ अलग करके देखते हैं ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज व्हाट द 11th हाउस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे हमने ना डिजायर जब इनिशिएट हुई थी, उनको कुछ फलीभूत हुआ सप्तम के अंदर, हमारा कुछ लोग से मिलना हुआ, या फिर कुछ ऐसे कार्मिक पेंडेंसीज खत्म हुई, उसके बाद ना 11वें भाव में हमको डिजायर्स का फुलफिलमेंट होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति होती है। इच्छा पूर्ति कैसे होती है?
दशम भाव के बाद में आता है एकादश भाव, द 11th हाउस। आपने सारे कर्म कर लिए हैं, आपने मेहनत कर ली है। अब सिंपल सी बात है ना, यूनिवर्स में अगर आप कुछ देते हो तो आपके पास वापस आता है, काफी मल्टीप्लाई होके आता है। वही मल्टीप्लिकेशन, वही गेटिंग बैक इज व्हाट द 11th हाउस इज ऑल अबाउट। वही मल्टीप्लिकेशन इज ऑल अबाउट राहु, द पॉजिटिव साइड ऑफ राहु, राइट। ये सारा कुछ 11वें एकादश भाव से आता है। आपका सोशल नेटवर्क कैसा होगा, आपके मित्रगण कैसे होंगे, आपके सपोर्ट सर्कल्स कैसे होंगे, आप कितना ज्यादा आगे तक का सोच सकते हो, हाउ इनोवेटिव यू कैन बी, हाउ एस्पिरेशनल यू आर, हाउ एम्बिशियस यू आर, ये सब सप्तम सॉरी एकादश भाव से देखने को मिलता है। ये एक चीज और देता है, वो है ब्रेन फॉग, कंफ्यूजन्स, क्योंकि राहु है ना, तो कंफ्यूजन्स भी काफी देता है। व्हेन यू हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, ऑफ कोर्स एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड, किसको चूज करें किसको ना करें। लेकिन इस भाव के बाद ही मुक्ति का भाव आता है, विच इज द अल्टीमेट हाउस ऑफ मोक्ष, 12th हाउस। तो यहां से इसको पाना भी बहुत जरूरी है। अगर हमने हमारी डिजायर्स को फुलफिल नहीं किया इस लाइफ के अंदर, तो शायद हो सकता है कि हमको मोक्ष मिले ही ना इस लाइफ में। वो डिजायर्स रह जाएंगी, वो माया रह जाएगा, तो फिर इस लाइफ अगली लाइफ में हमको आना ही पड़ेगा वापस। तो इस भाव को भी फुलफिल कर लेना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं, बहुत जगहों पे होता है ऑफ कोर्स, कि सप्रेस योर इमोशंस एंड ऑल दैट, suppress your desires and all that. Of course, yes, if the desire is a bad desire kind of a thing which is harming other people, we need to suppress those, right? बट अगर वो डिजायर है कुछ अच्छा करने की, कुछ एस्पिरेशंस रखने की, कुछ एम्बिशियस नेचर होने की, कोई ऐसी चीजें जो यूनिवर्स, समाज, देश, काल, सब लोगों को कुछ अच्छा देके जाए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेशंस एंड ऑल दैट, ये सब कुछ 11वें भाव से आती है, तो प्लीज डू दैट, टेक द रिस्क एंड गो अहेड विद दैट, राइट। इसलिए ये भावना एनजीओज को भी दिखाता है, जो दान पुण्य धर्म इन सब की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, उनको भी ये दिखाता है, जो बिग मेजर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। द साइन ऑफ एक्वेरियस, एक कुंभ जो है, वो घड़ा जो है, इट इज पोरिंग आउटवर्ड्स, सो इट नेचुरली मींस दैट यू हैव टू गिव अ लॉट टू रिसीव अ लॉट फ्रॉम द यूनिवर्स। सो इन सब चीजों को 11th हाउस दिखाता है। ऑन द फिजिकल लेवल ये भी आपके नर्वस सिस्टम को दिखाता है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम को कैसे दिखाएगा, कि जो आपका ओवरऑल कनेक्शंस है नर्व के, उन कनेक्शंस को स्टिमुलेट कैसे किया जा रहा है, वो चीजें दिखाएंगी कि उन जो अ, आपके न्यूरॉन्स हैं, जो नर्वस सेल्स हैं, राइट, उनका कैसा कनेक्शंस है, उनके अंदर कैसे इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन हो रहा है। इन चीजों को ये 11th हाउस दिखाता है। जो भी आपका सोशल सर्कल होगा, सोशल एनवायरनमेंट्स होंगे, ये सब कुछ दिखाता है, ठीक है। कोई भी गेन्स होंगे, कोई भी विश फुलफिलमेंट होगी, तो उनके लिए डिजायर्स की जरूरत पड़ती है। उन डिजायर्स को अचीव करने के लिए वी सर्टेनली नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन एंड ऑल दैट, सो एज टू मूव फर्दर इन लाइफ, दैट यस दिस डिसीजन इज राइट। तो ये मार्केटिंग एंड ऑल दैट, ये सब चीजें, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वगैरह, इन सब चीजों को भी दिखाता है। ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल के अंदर आपके जो 11th हाउस है, अगर वो 11th हाउस सही से परफॉर्म करे, तो ये आपका ओवरऑल सोशल सर्कल जो है, जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको दिखाता है। तो इसलिए आपके मानसिक लेवल पे ये आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ये आपको उन लोगों से मिलाता है, उन कर्म को कंप्लीट करवाता है, जो शायद आपके पेंडिंग रह गए हो बहुत लंबे समय से। तो ये भाव जो है साइकोलॉजिकल लेवल पे काफी अच्छा भाव है। साइकोलॉजिकल लेवल पे एक चीज और है, वो है 11th हाउस इज द 8th हाउस फ्रॉम द 4th हाउस। तो आपके इमोशनल वेलबींग के लिए ये भाव का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये भाव बैलेंस नहीं होता है, तो इट क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स इन योर इमोशनल वेलबींग, योर 4th हाउस डायरेक्टली। सो these are all the significations of the 11th house on a psychological and a physical level. On a karmic level,
देखो, जो भी दोस्त हम बनाते हैं, हो सकता है कि वो इसी समय के हमारे दोस्त हों, इसी लाइफ के दोस्त हों, या फिर कुछ पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ठीक है? ये दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सब्जेक्टिव, सो इस पे तो आई डोंट नो हाउ टू कमेंट ऑन दिस, बट कहीं न कहीं पे आपका जो लाइफ में अपलिफ्टमेंट होता है, ये आपके नेटवर्क से होता है। तो वो जो नेटवर्क से अपलिफ्टमेंट है आपकी लाइफ का, उसके लिए 11th हाउस बहुत ज़रूरी है। जितना बेहतर 11th हाउस, उतना ही सोशल अपलिफ्टमेंट आपका होगा, आपका जो ओवरऑल स्टेटस है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है? कोई भी रिवॉर्ड्स हमको मिलते हैं, कोई भी गेन्स हमको मिलते हैं, तो वो ऐसा रहता है, देयर इज़ अ फिलॉसफी व्हिच सेज कि पिछले जन्म में आपने उन सब गेन्स को इतना यूटिलाइज़ नहीं किया था, इसलिए इस जन्म में आपको वो गेन्स भी मिलेंगे। उन गेन्स के बारे में भी आप 11th हाउस से देख सकते हो। One major signification of 11th house is these are the best of your friends, ठीक है? जो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करेंगे, ये 11th हाउस के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज़ ये एनिमीज़ के एनिमीज़ का घर है। जो आपके एनिमीज़ होंगे, जो आपके दुश्मन जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, उन लोगों के एनिमीज़ उनसे छठा भाव है। 6th हाउस से 6th हाउस। So that is why this particular house is the house of your friends, your best of friends. ठीक है? उनसे भी क्लोजर सर्कल जो होता है वो हम नेक्स्ट मोक्ष त्रिकोण में पढ़ेंगे, और these are the people who are very close to you, even closer than the 11th house friends. ठीक है? तो ये चीज हो गया, कोई मेजर कम्युनिटीज हो गई, ये सब चीजें हैं, ये सब ऑलरेडी 11th हाउस के अंदर आ जाती है। ठीक है? सो दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट द काम त्रिकोण। बेसिक, एकदम बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बहुत आराम से ये हाउस जो है आपको याद भी हो जाएंगे, और साथ में आप यूटिलाइज भी कर पाओगे। That's pretty much it. Let's take up the questions. The class is officially over now. I will take the questions for like 10 minutes only, and then we will soon enough organize a different doubt class. Okay. So, yes, please, you can ask your questions now, and those people who are in a jiffy or a hurry may now leave. The class is officially over. Yes, किसी का कोई questions है तो आप पूछ सकते हो, otherwise let's conclude with the class.